Hello class 9. Let's start revision of chapter 1 of history, French Revolution. As you seen in this page, as you seeing in this page, there are five lesson of this chapter from French society during late 18th century to the revolution and everyday life. In this clip, I am to revise only chapter 2, 1 and 2 only, and all this chapter will be completed in 2 clip. So listen carefully one thing. जब आप इस रिवीजन क्लिप को देख रहे हैं तो आप अपने तरीके से या जैसा मैंने यहाँ पे कॉपी तैयार किया है वैसा एक नोट्स कॉपी तैयार करें, और जब दूसरा क्लिप मैं सेंड करूँगा तो उस क्लिप में मैं पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस एक जगह कलेक्ट करके लिख दूंगा, और उस क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना ताकि चैप्टर 1 नोट्स कॉपी में सेपरेट हो जाए और जब स्कूल खुले तो इसका समस्या ना रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो आपका पहला लेसन में था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि इस चैप्टर लेसन में आपको टोटल कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, टोटल 6 है। रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस से लेकर के फिलोसफर्स तक, तो 1 बाय 1 हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। तो पहला टॉपिक है रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस। तो आप जैसा पढ़े होंगे पीछे कि फ्रांस का राजा लुई 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी का मेंबर था, वो 1774 में फ्रांस का राजा बना, और 20 साल की ही उम्र में वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से शादी भी करता है। ये सब जब राजा बनते हैं तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि पूरे का फ्रांस का जो खजाना यानी ट्रीजर था वो खाली था, एम्प्टी था। क्यों था? क्योंकि उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने में हेल्प किया, जिसके वजह से पूरे फ्रांस पे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, जिसे उसे 10% इंटरेस्ट भी देना था। ये चीज़ें थी उस राजा के सामने समस्या, साथ ही साथ और भी समस्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आर्मी को मैनेज करना और भी चीज़ों को मैनेज करने के लिए खर्च के लिए पैसे चाहिए थे, और यहाँ पैसे तो थे ही नहीं। तो पैसे बढ़ाने का बात आया तो टैक्स को इंक्रीज करने की बात आई, क्योंकि किसी भी राजा का इनकम का साधन होता है टैक्स। तो चलो टैक्स को समझने से पहले फ्रेंच सोसाइटी को समझें। तो जैसा आप इस पेज में देख रहे हैं कि पूरे फ्रांस में जो सोसाइटी थी उससे स्टेट्स कहा जाता था, और ये स्टेट्स जो था फ्यूडल बेस्ड सिस्टम पे था, सामंतवादी प्रथा चलती आ रही थी। और ये पूरा का पूरा फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट का मेंबर क्लर्जी, जैसा कि आप पीछे पढ़े होंगे, प्रीस्ट, पोप, बिशप। यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखा दिया क्योंकि इसको लिखने में बहुत लंबा होता, नोट्स बनाने में भी सुविधा होगी। सेकेंड स्टेट्स में नोबिलिटी, राजा का फैमिली, नोबेल या ऑफिशियल। और थर्ड स्टेट फिर से यहाँ 3 भाग। थर्ड स्टेट में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वाला ग्रुप था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स का। सबसे छोटा ग्रुप था स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स का, और सेकंड में पीजेंट और आर्टिसन का। और इन तीनों में यानी तीनों स्टेट में टैक्स पेड करता था सिर्फ थर्ड स्टेट, जबकि संपत्ति भी इसके पास नहीं थी। सारा का सारा संपत्ति तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास था। ये सारा आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि जो टैक्स पेड कर रहे थे वो कैसे पेड करते थे। तो फ्रांस के अंदर मेन रूप से 2 तरह का टैक्स पेड किया जाता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट टैक्स भी 2 तरह के थे यहाँ पे, टीथे और टैले। टीथे क्या था? जो डायरेक्ट चर्च को पेड किया जाता था, हमने बताया कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/10 था। टैले क्या था? जो डायरेक्ट स्टेट को पेड किया जाता था। और इसके अलावा थर्ड स्टेट को इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। किस चीज़ पे? जो वो एसेंशियल कमोडिटीज़ डेली यूज करते थे उन चीज़ों पे इनको इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। इसी में हमने देखा कि उस समय यानी 1789 के समय में सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसे सिचुएशन भी थी। पूरे विंटर का सीजन था, फसल अच्छा नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जो लाइवलीहुड का जो बेसिक मीन्स है, डेली कमोडिटीज़ है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? लुप्त हो रही थी। तो इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। इन थर्ड स्टेट में एक नया क्लास इमर्ज हुआ था,
ओवरसीज ट्रेड के कारण यानी व्यापार के कारण ये नए क्लास थे, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑफिशियल्स, और इन्हीं में से जो फिलोसफर थे यानी पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने कुछ ऐसी किताबें लिखी, लोगों के बीच में कुछ ऐसे थॉट को एक्सप्लेन किया जिन्होंने पुरानी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और रिवॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर यानी 3 फिलोसफर बहुत ही फेमस हुआ, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क, जीन जैकब रूसो। तीनों का बुक भी यहाँ लिखा हुआ है। जॉन लॉक का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उसने राजा के डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन यानी दैविक अधिकार और राजा का एब्सोल्यूट राइट यानी अनियंत्रित पावर पे, अधिकार पे का विरोध किया। मॉन्टेस्क ने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा, जिसमें उसने क्या बताया कि गवर्नमेंट का जो पावर है उसे 3 हिस्से में यानी लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एक्सिक्यूटिव में बांट दिया जाए। रूसो ने क्या एक्सप्लेन किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऐसे गवर्नमेंट की बात कही जहाँ पे लोग और रिप्रेजेंटेटिव के बीच का गवर्नमेंट हो यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो इन तीनों के सोच को लेकर ही थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया और बेस्टाइल जैसे फ्रीजन को उड़ाया 14 जुलाई 1789 में, जो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकेंड लेसन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्टेट जनरल से लेकर के पॉलिटिकल सिंबल तक। तो ये सब आप देखे हैं। चलो रिवाइज स्टार्ट करते हैं इसका भी। अब यहाँ स्टेट जनरल क्या था वहाँ फ्रांस में, एक स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस का, जहाँ पे तीनों स्टेट यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। और इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 1614 में। उसके बाद मीटिंग ही नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ जो लुई 16 था, इसके सामने समस्या आ गई थी टैक्स को इंक्रीज करने का। डिसीजन इस तरह का सिर्फ स्टेट जनरल लेगा, इसलिए मजबूरन उसे 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की असेंबली बुलानी पड़ी। और स्टेट जनरल में रिप्रेजेंटेटिव कितने होते थे, यहाँ दिखाया गया फ्लो चार्ट में। फर्स्ट स्टेट का 300, सेकेंड स्टेट का 300 और थर्ड स्टेट का 600। और इसका वोटिंग सिस्टम क्या था कि एक स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट भी एक वोट, सेकेंड स्टेट भी एक वोट और थर्ड स्टेट भी एक वोट, यानी हर स्टेट को एक ही वोट देने का फायदा है। इस तरह के प्रोपोजल में बदलाव की मांग किया थर्ड स्टेट वालों ने। क्या मांग किया कि जितने रिप्रेजेंटेटिव है, हर रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इस तरह का थॉट उन्हें कहाँ से मिला था, रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट वाले बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो उन्होंने टेनिस कोर्ट यानी जो इंडोर टेनिस कोर्ट था हॉल ऑफ वर्साइल्स का, उसके ग्राउंड में ये लोग इकट्ठा हुए 20 जून को। और इसको लीड कर रहा था मिराबियो और अबेसियस। जैसा हम बताए थे, मिराबियो नोबेल फैमिली का था, अबेसियस खुद एक बिशप था। अबेसियस ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा पम्फलेट भी लिखा था, नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो ये दोनों मिलकर इस भीड़ को लीड कर रहे थे और इन्होंने कसमें खाई कि जब तक हम पूरे फ्रांस के लिए नेशनल असेंबली नहीं बना लेंगे तब तक यहाँ से एक भी व्यक्ति नहीं हिलेगा। तो सारे के सारे व्यक्ति यहाँ इकट्ठा थे। राजा अंदर था, फर्स्ट सेकंड भी अंदर था। तो अब यहाँ जो पूरे कंट्री का जो स्थिति था वो भी यहाँ पे लिख दिया हमने। कंट्री का स्थिति क्या था, पूरे कंट्री में भयानक ठंड के कारण फसल अच्छी नहीं हुई थी। जो ब्रेड था उसकी दाम बढ़ गई थी, जिसके कारण औरतें दंगा की थी। ब्रेड खरीदने के कारण पीछे पढ़ाया गया, यानी लाइन में खड़ी रहती थी फिर भी ब्रेड नहीं मिलता था। जो बेकर्स होते थे, मतलब जो दुकानदार होता था, वो क्या करता था, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता था। और साथ ही साथ पूरे कंट्री में ये अफवाह यानी र्यूमर्स फैल गई कि जो मेनर है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है, लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड के लोग किसानों की फसल बर्बाद करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिटीजन्स या किसान एक तरफ से अपना जो भी अस्त्र शस्त्र था लेके दौड़ पड़े, दूसरी तरफ ये मेनर थे। पूरे कंट्री में दंगे जैसी सिचुएशन थी। वहाँ पे नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल का कोई मीटिंग सफल नहीं हो पा रहा था। और इसी अव्यवस्था में राजा ने 14 जुलाई को आर्मी को ऑर्डर दिया फायरिंग करने का, जिसकी वजह से बेस्टाइल को स्टॉर्म कर दी गई। तो स्टॉर्म जब हुई तभी राजा डरा और उसने नेशनल असेंबली को पास किया। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल असेंबली पास कब कर दी राजा ने, 4 अगस्त 1789 को। और जब ये पास हुई तो इसने नए प्रोपोजल को लेके आया। प्रोपोजल जो आया उससे बहुत फ़ायदा हुआ। प्रोपोजल में क्या क्या फ़ायदा हुआ, पहला फ़ायदा हुआ फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दी गई, क्लर्जी को जो भी अधिकार था उससे छीन ली गई। तीसरा, टीथे को एबोलिस्ट कर दी गई। चौथा, जो चर्च के पास ज़मीनें थे उसे सीज कर ली गई। और इन सब चीज़ों से 2 बिलियन लीवरे का फ़ायदा हुआ। तो फ्रांस का जो कर्ज था वो सट गया। और इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो ये आपका था
नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें हमने एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, पूरे गवर्नमेंट के 3 भाग जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि किंग कंट्रोल करता था नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली का 745 मेंबर इस 50,000 मेन के द्वारा वोटिंग की दी जाती थी और ये वोटिंग सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स करता था, जो पूरे 28 मिलियन पॉपुलेशन का मात्र 4 मिलियन था। और बाकी जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन और 25 साल के नीचे के युवा। इधर जज भी था, राजा के पास जो नीचे मिनिस्टर था उसको भी यही असेंबली कंट्रोल करती थी। और एक्टिव सिटीजन्स बनने का कंडीशन भी था कि वही व्यक्ति एक्टिव सिटीजन बन सकता है जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स को पेड करता हो। फिर कुछ राइट्स हमने बताया था, जैसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सब राइट्स भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज के थ्रू दी गई। एंड ये आपका पॉलिटिकल सिंबल है। हर पॉलिटिकल सिंबल्स का अपना अपना मीन्स होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रोकन चेन, बंडल ऑफ